नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीपंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 13 यानी चैप्टर 13 को समझने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस को कैसे सूचना दी जाएगी और उस सूचना की जांच पड़ताल पुलिस कैसे करेगी, यानी पुलिस को जांच पड़ताल करने की शक्ति दी गई है। अध्याय 13 में धारा 173 से लेकर धारा 196 तक दिया गया। इन 24 धाराओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो वह यही जानना चाहता है कि पुलिस के पास कैसे सूचना दे और पुलिस उस मामले को कैसे जांच करेगी। अगर आप पुलिस विभाग में हैं या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या आप वकालत कर रहे हैं, आप आम नागरिक हैं या आपका कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है या कोई अपराध हुआ आपके साथ, तो यह अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम धारा 173 को देखते हैं। तो धारा 173 कहता है संज्ञेय मामलों में इतला, यानी हम धारा 173 को साधारण शब्दों में आम बोलचाल के भाषा में कहें तो यह कहता है कि FIR दर्ज कैसे की जाएगी। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो वह किसी भी थाने में जाकर लिखित या मौखिक सूचना दर्ज करवा सकता है। मौखिक देता है तो पुलिस अधिकारी उसको दर्ज करेंगे और उसका हस्ताक्षर करवा लेंगे। अगर किसी कारण से व्यक्ति थाने तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी थाने में उस सूचना को भेज सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया या मेल या अनेकों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकते हैं जिससे कि आप सूचना को थाने तक भेज सकते हैं, तो भेज दीजिए। लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया कि 3 दिन के अंदर आप थाने में जाके जो सूचना आपने भेजा है उस पर आपको हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद धारा 173 में बताया गया है कि जब भी किसी महिला के साथ छेड़खानी या रेप का अपराध होता है और महिला थाने में आती है, सूचना दर्ज करवाती है, तो महिला पुलिस अधिकारी उस मामले को दर्ज करेगी। और अगर महिला कोई जो निःशक्त है, जो थाने तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वह महिला पुलिस अधिकारी उसके बताए हुए स्थान पर जाके उसका FIR दर्ज करेगी। ऐसे FIR जो दर्ज होगा वह वीडियोग्राफी होगा। महिलाओं के साथ होने वाले छेड़खानी और रेप के अपराध में उनका कथन दर्ज करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो धारा 173 में बता दिया गया है कि तत्कालीन 183 के उपधारा 6 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका कथन, उसका स्टेटमेंट दर्ज करवाना है। धारा 173 के उपधारा 2 में कहा गया है कि जो भी सूचना दर्ज करवा रहा है, जो भी FIR करवा रहा है, उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी, कोई शुल्क उससे वसूला नहीं जाएगा। इसके बाद धारा 173 के 3 में कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसा सूचना अगर पुलिस थाने को मिलती है तो पहले 14 दिन के अंदर उनको जांच पड़ताल करना है कि वह मामला सच है, गलत है, उसमें एविडेंस है या नहीं है। अगर उनके पास लगता है कि एविडेंस है, इस मामले की जांच पड़ताल किया जा सकता है, तो FIR दर्ज करेंगे, नहीं तो वह FIR दर्ज नहीं कर सकते। अगर FIR दर्ज नहीं करते हैं तो इस बात की सूचना अपने मजिस्ट्रेट को बताना होगा। धारा 173 के उपधारा 4 कहता है कि पुलिस थाने में अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, आपकी FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो SP को भी आप एक लिखित सूचना भेज सकते, जो आप डाक के माध्यम से भेजेंगे। सूचना मिलते ही SP साहब जांच करेंगे या अपने अधीनस्थ किसी भी पदाधिकारी से उसको जांच करने का आदेश जारी करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मामले को नहीं सुना जाता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते। नेक्स्ट है धारा 174, जिसमें कहा गया संज्ञेय मामलों के बारे में इतला और ऐसे मामले का अन्वेषण। दोस्तों, मैंने आपको पिछले जो धारा बताया 173, उसमें संज्ञेय मामलों का सूचना कैसे दर्ज की जाएगी और धारा 174 में असंज्ञेय मामलों की कैसे सूचना दर्ज की जाएगी, इसके बारे में बताया गया। आइए थोड़ा इसको हम डिटेल से समझाते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम कहें संज्ञेय मामला कौन सा होता है, तो कहता है कि ऐसा कोई मामला जिसमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश लिए हुए पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, उस मामले को संज्ञेय कहा जाता है। और असंज्ञेय अपराध उसे कहा जाएगा जिसमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश लिए हुए, उससे पूछे हुए गिरफ्तारी नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते, उसे असंज्ञेय कहते हैं। यह समझने में लोगों को डिफिकल्ट होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको किसी धारा के बारे में समझना है कि कौन सा धारा संज्ञेय है, कौन सा धारा असंज्ञेय है,
कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा धारा संघीय है और कौन सा धारा असंघीय है। इसके बाद भी अगर आपको डिटेल से समझना है कि कौन सा मामला संघीय है, कौन सा मामला असंघीय है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के फर्स्ट शेड्यूल को आप देख लेना। उसमें पूरे क्लियर से बताया गया है कि कौन सा अपराध संघीय है और कौन सा मामला असंघीय है। कोई भी ऐसा मामला जो कि असंघीय है वह धारा 174 के अकॉर्डिंग दर्ज किया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि जब भी ऐसा कोई मामला थाने में आता है तो पुलिस वाले ऐसे मामले को एक एनसीआर का रजिस्टर थाने में रहती है, उसमें उसको लिख लिया जाएगा, पुलिस वाले दर्ज कर लेंगे। और जो भी व्यक्ति असंघीय मामले की सूचना लेकर आया उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां से सूचना लेकर आइए, वहां से आदेश करवाइए, तब हम आपके मामले की जांच पड़ताल करेंगे, अन्यथा हम इस अपराध में कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी गई है कि कोई ऐसा अपराध, एक असंघीय अपराध की धारा है और एक संघीय अपराध की धारा है। तो इसमें कहा गया है कि इसको संघीय अपराध की तरह ट्रीट की जाएगी, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इसको ट्रीट की जाएगी। तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि सर मेरे मामले में तो एक सेक्शन जो है असंघीय है, एक संघीय है, एक कॉग्निजेबल है, एक नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें क्या किया जाए? तो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला ट्रीट किया जाएगा। पुलिस तत्काल जैसे धारा 173 की कार्रवाई करेगी, सेम वही कार्रवाई आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 175, जिसमें कहा गया संघीय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होती है तो तत्काल कहा गया है कि उस अपराध की जांच पुलिस अधिकारी करेंगे। उनके पास सारी वो शक्ति है, गिरफ्तारी करना, उस स्थान पर जाना, वह सारे कार्य तत्काल पुलिस अधिकारी स्टार्ट कर देंगे। धारा 175 के उपधारा 3 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि धारा 173 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, आपने एसपी को भी सूचना भेज दिया, एसपी भी आपके अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, धारा 175(3) के अकॉर्डिंग कोर्ट में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। धारा 175 के उपधारा 4 में कहा गया है कि किसी सेवक के खिलाफ, यानी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है तो वह सबसे पहले उसके वरिष्ठ पदाधिकारी से उसका एक रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट देखने के बाद उनको जो भी लगे वह आदेश जारी कर सकते। इसके बाद आता है धारा 176, जिसमें कहा गया है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, यानी जब भी किसी अपराध की सूचना पुलिस को दर्ज कराई जाती है तो वह अन्वेषण करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी प्रोसीजर क्या होगा? तो यह कहता है कि तत्काल जैसे सूचना पुलिस को मिली है वह उस स्थान पर जाकर एक रिपोर्ट बनाएंगे और वह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। अगर उनको लगता है कि कोई अपराध जो कि किसी व्यक्ति का नाम लेकर किया गया है और कोई छोटा मोटा मुकदमा है, जानबूझकर उसको फंसाया गया है, तो ऐसे अपराध को तत्काल वह जांच नहीं कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं या अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी से ऐसा जांच करवा सकते। इसकी जानकारी पाक्षिक डायरी में अपने मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। हर थाने का एक स्पेशल मजिस्ट्रेट होता है जिला न्यायालय में, उसको एक रिपोर्ट 14 दिन के अंदर भेजी जाती है। उस रिपोर्ट में आपको बताना होगा कि आपके पास जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसमें आपने क्यों नहीं तत्काल जांच किया। धारा 176 में नया कानून जो बना है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 7 साल से अधिक का सजा हो सकता है उसमें तत्काल फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच करवानी हो। पहले क्या होता था कि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट करवाने के लिए कोर्ट के पास जाना होता था, मजिस्ट्रेट से आदेश लेना होता था, उसके बाद फॉरेंसिक जांच होता था। लेकिन जैसे सूचना पुलिस को मिलती है ऐसा अपराध जो कि 7 साल से अधिक का उसमें सजा हो सकता है, 10 वर्ष, आजीवन कारावास, मृत्युदंड से जुड़ा हुआ है, उसमें वह तत्काल फॉरेंसिक टीम को वहां भेजकर फॉरेंसिक जो एविडेंस होता है उसको वह कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है धारा 177। ये कहता है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया धारा 176 में रिपोर्ट कैसे जाएगी इसके बारे में धारा 177 में कहा गया। तो जो रिपोर्ट बना रहा है वह अपने सीनियर को, राज्य सरकार को डिसाइड करना है कि पुलिस अधिकारी जो जांच रिपोर्ट बनाया है वह किस पदाधिकारी को भेजे। नियुक्त निरीक्षक को भेजेगा, निरीक्षक को भेजेगा यानी एसपी को भेजेगा या डीएसपी को भेजेगा, वह राज्य सरकार को डिसाइड करना है।
उनके पास जाएगा और वह चेक करने के बाद, वह अपनी वेरीफाई करने के बाद फिर उसको भेज देंगे मजिस्ट्रेट के पास। इसके बाद आता है धारा 178। धारा 178 कहता है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। तो जब भी किसी मजिस्ट्रेट साहब के पास जब रिपोर्ट पहुंचेगा, उस रिपोर्ट को देखने के बाद आगे की जांच करने का आदेश जारी कर सकते हैं या जांच को रुकवा सकते हैं, या उनको लगेगा कि पहले मैं अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसकी जांच पड़ताल करवा लूँ, तो मजिस्ट्रेट के पास वह सारी शक्तियाँ चली जाती है कि वह आगे की जांच करवाएं या आगे की जांच रुकवाएं। ये सारी पावर फिर मजिस्ट्रेट को धारा 178 के अकॉर्डिंग मिल जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 179। सेक्शन 179 कहता है साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। सेक्शन 179 से पुलिस का मेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। 179 का मतलब यह है कि जब भी कोई अपराध की जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि इस अपराध का आई विटनेस या व्यक्ति हो सकता है या इस अपराध के बारे में व्यक्ति जानता है, तो उसको 179 का नोटिस भेजकर थाने पर बुलाएंगे और वह उससे पूछताछ करेंगे कि आपने इस अपराध को देखा है या आप इस अपराध में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। जो भी चीज़ें पुलिस को लगता है उस अपराध से जुड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन करते हुए 179 के अकॉर्डिंग उसको थाने पर बुलाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति को सेक्शन 179 का नोटिस जाएगा, उसको थाने पर हाजिर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है कि उसको थाने पर हाजिर होना है। अगर थाने पर हाजिर नहीं होते हैं, सेक्शन 179 के नोटिस को इग्नोर करते हैं, एक नोटिस इग्नोर करते हैं, 2 नोटिस इग्नोर करते हैं, 3 नोटिस इग्नोर करते हैं, तो चौथे नोटिस भेजा नहीं जाएगा, फिर आपको पुलिस आकर गिरफ्तार करेगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि जब भी किसी व्यक्ति को 179 का नोटिस जाता है, थाने में जा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो आप किसी वकील के माध्यम से वकील को अपने साथ लेकर थाने पर जरूर जाएं। बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ पे होता है कि सर जो नोटिस आया है बहुत दूर से आया, मुझे जाने में काफी समय लगेगा, पैसा खर्च होगा, इसमें मैं क्या कर सकता? तो अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है, पर्ची हो, इनवाइस हो, उसको लेकर जाएं और जो भी थाना प्रभारी आपको बुलाया है, थाने पर बुलाया गया है, उसको वह इनवाइस, उसका पर्ची दे दे कि मुझे यहाँ आने में इतना खर्च हुआ है। उस पुलिस अधिकारी का यह ड्यूटी मिला है, वह उसका कर्तव्य है कि जो पैसा आपको थाने तक आने में खर्चा हुआ है वह उसको दिलवाएगा। तो आप यह मत सोचिए कि बहुत दूर है, मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है धारा 180, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। जब भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह पावर दे दी गई कि वह किसी भी साक्षियों से, विटनेस से वह परीक्षा कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। कोई व्यक्ति एग्जामिन से मना नहीं कर सकता, चाहे वह 179 के अकॉर्डिंग बुलाया गया है या उस घटना स्थल पे पुलिस अधिकारी गया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो मना नहीं कर सकते कि मैं इस अपराध के बारे में नहीं बताऊंगा। आपको बताना है, आपने उस अपराध को होते हुए देखा है, नहीं देखा है, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। यह पुलिस को पावर सेक्शन 180 में दे दिया गया है कि उसको जिससे भी लगे, जिस विटनेस से भी लगे, उससे एग्जामिन कर सकता है, उससे परीक्षा ले सकता है। नेक्स्ट है धारा 181। ये कहता है पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग, यानी सेक्शन 179 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को बुलाया गया है या सेक्शन 180 के अकॉर्डिंग अगर किसी से एग्जामिन करवा रहा है पुलिस अधिकारी, उसका ऑडियो वीडियो का एक रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, कि कल को मुकर रहा है या कल को वो पुलिस के ऊपर ही कुछ ऐसी लाछन लगा देता है, नहीं सर ये तो गलत किए हैं मेरे से, इन्होंने गलत सवाल कर दिया, तो इसलिए कहा गया है नए कानून में ऑडियो वीडियो भी बनाया जाएगा और पुलिस अधिकारी जो भी सवाल कर रहा है उसको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बातें धारा 181 में बताई गई है। साथ में ये भी बात बताया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिससे कि वह व्यक्ति जो विटनेस बना है, जो गवाही दे रहा है, जो पुलिस के समक्ष एग्जामिन हो रहा है, उससे कुछ ऐसे सवाल पूछ दे रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि उसी के ऊपर ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वह डायरेक्ट मना कर सकता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ऐसे जो कथन जो दर्ज हो रहा है पुलिस के सामने, वह सिर्फ इसलिए दर्ज किया जा रहा है कि पुलिस उसको सही से इन्वेस्टिगेशन कर सके, उस अपराध को, उस कथन को समझा जाएगा। जरूरत पड़ने पे जब उसको
कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा तो सिर्फ याद दिलाया जाएगा कि आपने पुलिस के सामने यह बात बोला था। ये नहीं कि उस कथन के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाएगी। यह बातें भी धारा 181 में बता दी गई है कि उसके कथन का कितना इस्तेमाल किया जा सकता। यानी पुलिस के समक्ष दिया गया बयान से किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित नहीं होता। इसके बाद अगला धारा है 182, कोई उत्पीड़न न दिया जाए। यानी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, सेक्शन 179 के अकॉर्डिंग बुलाए हैं, वह किसी भी तरीके का धमकी, प्रलोभन या डराएंगे नहीं। यह बातें धारा 182 में बताई गई। अगर वह कुछ ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 183, संस्कृति और कथनों को अभिलिखित करना। यानी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में धारा 183 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। धारा 183 जो संस्कृतियों का कथन के बारे में बोल रहा है, जो स्टेटमेंट कंफर्मेशन जो स्टेटमेंट जो होता है उसको दर्ज करने के बारे में बताया गया। ये जो दर्ज होता है ये मजिस्ट्रेट के पास होता है। इस बात का ध्यान रखना कि धारा 183 के अकॉर्डिंग जो भी कथन दर्ज होगा वो मजिस्ट्रेट साहब ही करें, और मजिस्ट्रेट के पास जो कथन होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो आपने कथन कर दिया उसे मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको सजा भी दे सकते। तो इसमें किस तरीके के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी महिला के साथ छेड़खानी या रेप का अपराध हुआ है तो पुलिस अधिकारी धारा 183(6) के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष उस महिला को ले जाके तत्काल उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड दर्ज करा देते हैं, ताकि कल को महिला किसी बात से मुकर रही है या कोई बात एक्स्ट्रा बोल रही है, इसलिए चाहते हैं पुलिस अधिकारी कि उस महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया जाए, ताकि इसका स्टेटमेंट एक तरीके से समझा जाए कि एविडेंस हो गया। तो इसलिए धारा 183(6) के अकॉर्डिंग महिलाओं का स्टेटमेंट दर्ज करवाया जाता है। या किसी 10 या इससे अधिक मृत्युदंड, आजीवन कारावास से जुड़ा हुआ कोई अपराधी करता है तो उसको भी जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका कथन दर्ज करवाती है कि जब व्यक्ति गिरफ्तार होकर आता है तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, इसलिए उसकी बातों को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवा दिया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी, जब भी पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई कथन को दर्ज किया जाता है, कोई स्टेटमेंट दर्ज हो जाएगा, उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, उसका एविडेंस हो जाता है, उससे आप मुकर नहीं सकते। इसलिए आप कभी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो भी व्यक्ति स्टेटमेंट दर्ज करवा रहा है वह सोच समझ के करे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं धारा 183 का, कि जब भी कोई धारा 183 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो मजिस्ट्रेट साहब खुद अपने से जो भी व्यक्ति आता है, जो पीड़ित व्यक्ति आए चाहे अपराधी व्यक्ति आए, उनसे खुद सवाल जवाब करते हैं और उनको ये भी बोलते हैं कि आप चाहें तो कथन नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप चाहें छोड़ सकते हैं, स्टेटमेंट नहीं करवा सकते, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। ये भी सवाल उनको करना है और जो भी बातें अपराधी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति बोलता है उसको खुद लिखते हैं और ये भी बोलते हैं कि जो बातें आप लिखवा रहे हैं आप मुकरना नहीं, अगर मुकरोगे तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट साहब को खुद बोलना है और उसके बाद उनको अपने हाथों से लिखना है, अपना हस्ताक्षर करना है और उसका भी हस्ताक्षर करवा लेना। यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात धारा 183 में बताया गया कि कोई भी अपराधी व्यक्ति अगर आके अपनी बातों को, अपनी अपराध को अगर कबूल कर लेता है यहाँ, फिर मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो उसको सजा सुना सकते हैं, फिर ट्रायल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है धारा 184। इसमें कहा गया बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, यानी कोई भी रेप विक्टिम है उनका मेडिकल जांच के बारे में धारा 184 में बताया गया है। तो जैसे FIR दर्ज होगा, पुलिस अधिकारी को कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर उस विक्टिम को ले जाके, जो भी डॉक्टर सरकारी भी हो सकते हैं या सरकार के अकॉर्डिंग जिनको मान्यता प्राप्त हुआ है डॉक्टरी का, उनके पास ले जाके उसका मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाएं। जैसे पुलिस अधिकारी किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वह तत्काल उस महिला का सबसे पहले मेडिकल जांच करेगा। मेडिकल जांच में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है कि महिला का आयु, उसका नाम, उसका स्थान, कहाँ रहती है, उसका DNA, महिला के शरीर पे कोई क्षति है, कोई हानि है, कोई चिन्ह है, या महिला का मानसिक स्थिति कैसा है। इन सारे महत्वपूर्ण ब्यौरा को
वह उस महिला से लेगा और इसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अब बहुत सारी महिलाओं को यह टेंशन हो जाएगी कि सर ये जो मेडिकल जांच जो होगा वह कौन करेगा। तो ये मेडिकल जांच जो है महिला डॉक्टर ही करेगी, ये आप घबराना मत। धारा 184 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि जब भी किसी पीड़िता को पुलिस अधिकारी मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर आता है, वह तत्काल उसका मेडिकल करेगा, ये आप समझ गए। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कितने दिन में देगा यह पुराने कानून में नहीं था। नए कानून में बता दिया गया कि जब भी ऐसा मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, उसको 7 दिन के अंदर जो भी पुलिस अधिकारी या जो भी थाना से उस पीड़िता को लेकर आया गया है, वो डॉक्टर उसको 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट सौंप देगा। पहले कोई टाइम पीरियड था ही नहीं, जिसके वजह से 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक डॉक्टर समय ले लिया करते थे। लेकिन अब 7 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट उस पुलिस अधिकारी को या उस थाने में देना अनिवार्य है। इसके बाद है धारा 185, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। यानी पुलिस किसी अपराध की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें कोई अपराधी कहीं छुपा हो सकता है या कोई संपत्ति कहीं रखा हुआ हो सकता है, तो पुलिस को ऐसे जगह पे जाना या उस जगह पे जाके तलाशी करना भी जरूरत हो जाता है। तो धारा 185 के अकॉर्डिंग पुलिस को यह पावर दे दी गई कि आप उस स्थान पर जाके तलाशी कर सकते हैं। इसके बारे में धारा 185 कहता है कि पुलिस किसी ऐसे मामले की जांच कर रही है, वह पुलिस डायरी बना रही है, उस पुलिस डायरी में इस कारण को दर्ज करेगी कि उसको उस स्थान पर तलाशी लेने की क्या जरूरत। यानी जो पुलिस डायरी जो बनती है उसमें उसको बताना होगा कि उस जगह का वह तलाशी क्यों लेना चाहता, और उसको लिखकर वहाँ पर वह जाएगा, उसका वो तलाशी लेगा। जहाँ भी वह जा रहा है तलाशी लेने के लिए, जो भी उसका मालिक है, जो भी स्थान का मालिक है, उसको वह रोकेगा नहीं। बस वहाँ पे एक बात बताई गई है, कोई महिला है तो उसके महिला का जो परंपरा है, प्रथा है, उसका पालन किया जाएगा। अगर किसी रूम का तलाशी लेना है, उस रूम में कोई महिला है, तो पुलिस अधिकारी पहले उसको बोलेंगे कि आप यहाँ से हट जाइए, उसको समय देंगे उसको पहले हटने के लिए। ये नहीं कि कोई महिला किसी रूम में है तो डायरेक्ट वह घुस जाए, ऐसा नहीं करना है। किसी भी जगह पे तलाशी लेने जा रहे हैं तो पुलिस अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि जो भी वह तलाशी लिए हैं, जिस भी स्थान पर गए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी एक रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। नेक्स्ट है धारा 186। धारा 186 कहता है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। तो यह कहता है जिस थाने में अपराध दर्ज करवाया गया उसके अदर किसी थाने में उनको तलाशी लेना है, जांच पड़ताल करना है, तो वह उस थाने को रिपोर्ट करेंगे, उस थाने को कहेंगे कि मुझे इस अपराध की जांच करना है, जिसमें कि मुझे इस जगह का तलाशी लेना है। उनसे वह अपेक्षा करेंगे और वह थाना प्रभारी, जो भी दूसरे थाना प्रभारी होंगे, वह आदेश जारी करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें कानून के अकॉर्डिंग होगी, सारी चीज़ें वह थाने प्रभारी के अकॉर्डिंग होगा जैसे कि कानून कहता है। बस इतना ही बातें धारा 186 में बताई गई है जो कि समझने लायक है। इसके बाद आता है धारा 187। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट का। जब भी पुलिस किसी अपराध की जांच करती है तो अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, उसको तत्काल पावर दिया गया है कि आपको गिरफ्तार करना है। तो जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके लाती है तो पुलिस को एक पावर दे दी गई है, एक शक्ति दे दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 58 के 24 घंटे वह अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ये 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के पास अगर उनको लगता है कि नहीं 24 घंटे में यह जांच पड़ताल नहीं होगी तो 24 घंटे में फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना। यानी 24 घंटे पुलिस को एक पावर दे दी गई है कि जब वो किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो अपराधी को गिरफ्तार करे और वह उतने देर के अंदर ही पूछताछ भी कर ले। अगर उनको लगता है कि यह सही जानकारी नहीं दे रहा है, सही इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, इसको आगे जेल में रखना चाहिए ताकि यह इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करे, बाहर भाग ना जाए या किसी भी तरीके का टेम्परिंग ना करे, तब उसको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, जो कि धारा 58 में बताई गई है। वही बातें कहा गया है कि अगर
धारा 187 के अकॉर्डिंग कि जब 24 घंटे के अंदर किसी मामले की जांच पड़ताल नहीं हो रही है, अन्वेषण नहीं हो रही है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या किया जाएगा। तो पुलिस अधिकारी उस अपराधी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मुझे फिर से इसको कुछ दिनों के लिए पुलिस हिरासत में मुझे दे दिया जाए ताकि मैं इससे आगे की पूछताछ कर लूँ। लेकिन नए कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि आपने जो 24 घंटे में जो उससे पूछताछ किया या जो भी इन्वेस्टिगेशन उससे पहले आपने किया है, उसकी डायरी हैंड टू हैंड पुलिस पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा। अब पुलिस डायरी को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगता है तो वह पुलिस कस्टडी में उस अपराधी को फिर से भेज सकते हैं, नहीं तो उसको न्यायिक हिरासत में भेजना चाहे तो न्यायिक हिरासत में भेज सकते हैं, और नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। नए कानून में एक और बदलाव कर दिया गया कि 40 दिन या 60 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति को छोड़ा गया है और पुलिस को फिर से लगता है कि नहीं इसको मैं अपने पुलिस कस्टडी में लेना चाहता हूं, तो वह ले सकता है। यह एक बदलाव किया गया। इसके अलावा दूसरा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दी गई है। यह धारा है 187, यह डिफॉल्ट बेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसी असंज्ञेय अपराध की जांच हो रही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जांच कर रहा है पुलिस अधिकारी, तो 60 दिन में उसको मामले की जांच पड़ताल पूरी करनी होती है। और वह 60 दिन के अंदर जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं कर रहा है, 61वें दिन जो व्यक्ति कस्टडी में है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है कि वह बेल ले ले। इसी को डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा हुआ है जिसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना होता है और पुलिस ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं किया, तो 91 डे जो कस्टडी में व्यक्ति है वह डिफॉल्ट बेल लेने का अधिकार हो जाता है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल जाता है कि 91वां दिने वह मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाकर बताएगा कि सर हमें 90 दिन से जेल में रखा गया, कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं किया गया, अब मुझे छोड़ा जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब फिर ऐसे जो व्यक्ति कस्टडी में उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है धारा 188, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। यानी इसका मतलब यह है कि जो अन्वेषण जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी कर रहा है उसका तबीयत खराब हो जाता है या उसका कहीं पोस्टिंग हो जाता है या कोई अन्य बात हो जाता है जिसकी वजह से वह आगे का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तो वह अपने जो अधीनस्थ पदाधिकारी होंगे उनको वह कह सकता है कि आप ये रिपोर्ट आगे की तैयार कीजिए। फिर वह आगे की रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो थाना प्रभारी होंगे उनको वह सौंप देंगे। यह बातें धारा 188 में बताई गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 189, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। यानी जब पुलिस किसी मामले की जांच पड़ताल कर रही है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने पर लाई है और 24 घंटे के अंदर उसको पूछताछ करना है, इन्वेस्टिगेशन कर लेना है, और उसको उस बीच में लगता है कि कोई ठोस सबूत नहीं लग रहा है या केस में कुछ जान नहीं है, तो जो व्यक्ति को वह थाने पर उठा कर लाए हैं उसको वह छोड़ देंगे। फिर मजिस्ट्रेट के पास उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको छोड़ रहे हैं उससे बेल बॉन्ड भरवा लेंगे। यह बातें धारा 189 सेक्शन 189 में बताया गया है। इसके बाद है धारा 190। इसमें कहा गया कि जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। यानी जब किसी मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और उसको लगता है कि इसमें ठोस सबूत है, एविडेंस है, इस व्यक्ति को बाहर छोड़ा जाना ठीक नहीं है, इसको जो सबूत है उसके साथ इसको जेल भेज देना चाहिए, तो उस सबूत के साथ उसको फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट को जो करना होगा मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। बस इतना ही बातें धारा 190 में बताई गई है। नेक्स्ट है धारा 191, परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध न किया जाना। या बस इतना ही बातें कह रहा है कि जो कंप्लेनेंट है या जो विटनेस है उस पर पुलिस अधिकारी दबाव नहीं डाल सकते कि आप मेरे साथ ही कोर्ट में चलोगे, ये दबाव नहीं डाला सकता। कंप्लेनेंट या विटनेस अपने मर्जी से कोर्ट जा सकते हैं, उनको अवरोध नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी किसी कंप्लेनेंट या किसी विटनेस को बोलता है कि नहीं आज तुम्हें मेरे थाने में ही रहना है और कल जब मैं स्टेट के पास ले चलूँगा तभी तुम्हें जाना है, ऐसा नहीं करना है। कंप्लेनेंट या विटनेस वह स्वतंत्र हैं थाने पर जाने में, वो अपने मर्जी से अपने गाड़ी से जा सकते, उनके ऊपर पुलिस वाले दबाव नहीं डाल सकते, किसी भी तरीके से अवरोध नहीं कर सकते, जो कि धारा 191 में बताया गया। अगला है धारा 192, जिसमें अन्वेषण में
कार्रवाइयों की डायरी के बारे में बताया गया। यानी पुलिस ने अभी तक जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया, क्या क्या किया, इन सारी बातों का एक डायरी बनाना है, दिन प्रतिदिन बनाना है। इसके बारे में धारा 192 कहता है। उन्होंने कितने साक्षियों से गवाही कराया, क्या क्या साक्षियों से आपने कथन दर्ज किया, ये सारी बातें उस डायरी में दर्ज करना है। और अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट आपसे वो डायरी मांगता है तो आपको उसे देना है। आप किसी अभियुक्त को या अभियुक्त के किसी प्लेडर को आप नहीं दिखा सकते। इतनी बातें धारा 192 में बताई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरी बनाना है और दिन प्रतिदिन की कार्रवाइयों की आपको डायरी बनाना है। धारा 192 में पुलिस अधिकारी को कहा गया है। नेक्स्ट है धारा 193, यानी इतनी देर से जो भी चीज़ें आपने सुना उसकी एंडिंग जो है सेक्शन 193 में हो जाती है। यानी आपको FIR दर्ज करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, गवाहों से जांच पड़ताल करना है, मेडिकल करना है, पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने कथन करवाना है। ये सारी चीज़ों का जो एंडिंग है, पुलिस का जो काम अब जो खत्म हो जाएगा, पुलिस का आगे कोई काम नहीं है, वह होता है धारा 193। धारा 193 जो है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में कहता है, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं। बहुत जगह इसको चालान के नाम से भी कहा जाता है और बहुत जगह कहा जाता है कि अब यह जांच समाप्त हो गई। यानी पुलिस का यही तक काम है, इसके आगे अब उसका कोई काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने से। तो जो भी उन्होंने FIR दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी कथन दर्ज किया, मेडिकल किया, मेडिकल से जो उनको रिपोर्ट मिली, कितने गवाह हुए, कितने अपराधी बने, ये सारी चीज़ें उनको कोर्ट के समक्ष, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, CGM का कोर्ट होता है, उनके समक्ष पेश करना होता है। जब वह पेश कर देते हैं उसके आगे फिर ट्रायल की स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिस दिन FIR दर्ज हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे से ट्रायल स्टार्ट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर देगा, अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं कर देता कोर्ट में, तब तक आपका ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। जब वो धारा 193 के अकॉर्डिंग चार्जशीट चालान कोर्ट में पेश कर देता है, तब उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। इस चार्जशीट में वह सारी चीज़ें जाएगा, जैसे मैंने बताया FIR की कॉपी, इन्वेस्टिगेशन की सारी प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें लग के लास्ट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष चला जाता है। इसमें एक चीज़ और बता दी गई है कि अगर पुलिस को लगता है कि इसमें आगे भी कुछ जांच किया जा सकता है तो उन कथनों को वह दर्ज करेंगे कि सर अभी इसमें मैं आगे भी जांच कर सकता हूं, कुछ चीज़ें छूट गया है। ये भी पुलिस अधिकारी को पावर दे दिया गया है कि वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी रिपोर्ट वह पेश कर रहे हैं वह ये भी बता सकते हैं कि अभियुक्त को यह रिपोर्ट ना दिया जाए, क्योंकि जब धारा 193 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया जाता है तो अभियुक्त को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, सारी चीज़ें दिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस ने दर्ज कर दिया कि यह रिपोर्ट या यह चीज़ें अभियुक्त को ना दिया जाए तो वह नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 194, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। हर राज्य सरकार को यह ड्यूटी है, यह कर्तव्य है कि उनके स्टेट में कोई सस्पेक्टेड मौत होता है, किसी पुलिस ऑफिसर को विशेष सशक्त किया जाता है कि जब भी आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कोई सस्पेक्टेड मौत होता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई जीव जंतु मर जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो तत्काल आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे। जैसे आपको सूचना मिलेगी तो वह पुलिस अधिकारी होंगे जो भी सशक्त, जो सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिनको स्पेशल पावर दिया गया है, वह उस स्थान पर जाके सस्पेक्टेड मौत का, आत्महत्या का या दुर्घटना का या कोई जीव जंतु का ऐसा मौत हो गया तो वह तत्काल एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने सीनियर पदाधिकारी को उस रिपोर्ट को भेजेंगे, जो कि धारा 194 में कहा गया है। इसके बाद आता है धारा 195, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। यानी जो सस्पेक्टेड मौत हुआ है, जो आत्महत्या हुआ है, दुर्घटना हुआ है, उसमें पुलिस अधिकारी को यह पावर दे दी गई है कि उनको जो भी सस्पेक्टेड पर्सन लगते हैं उनको तत्काल नोटिस करके या उस स्थान पर जाके वह उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे यह जानकारी लेंगे कि इनकी हत्या कैसे हुई। और जो भी व्यक्ति से, जिस भी व्यक्ति से ऐसे पुलिस अधिकारी सवाल जवाब करते हैं, उनको सारी बातें सही सही बताना है। ये भी बातें धारा 195 में कहा गया है। अगर सही सही नहीं बताते, कुछ उल जुलूल बातें करते हैं, तो फिर पुलिस अधिकारी उनको गिरफ्तार करके जेल भी डाल सकता है।
अंतिम धारा है 196, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। धारा 196 कहता है कि कोई भी सस्पेक्टेड जो डेथ होता है, आत्महत्या हो गया, जीव जंतु कहीं पे कोई घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, तो इस तरीके का जो जांच है वो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, उसके कारणों को पता करेंगे कि यह मौत कैसे हुआ है। मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट भी आ सकते हैं, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं या कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी, दोनों आ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मजिस्ट्रेट का बात कहा गया है तो दोनों को ये पावर दे दी गई है। दोनों ऐसे सस्पेक्टेड डेथ को, जो आत्महत्या हुआ है, कोई जीव जंतु का हुआ है मृत्यु या दुर्घटना हुआ है, वो अपने स्तर से जांच कर सकते हैं। अपने स्तर से कहने का मतलब है समन कर सकते हैं, उस जगह जा सकते हैं, उनको जो अच्छा लगे कि उसके तह तक पहुंचना है तो वह ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 13 धारा 173 से लेकर धारा 196 तक समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी कोई बातें जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।